कर लिया। ठीक है, याद रखें जो भी ड्रग यहाँ यानी कि लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पहले काम कर रही है ना, इस तरफ, वो ड्रग होती है कौन कौन ड्रग होती है, वो हाइपो यानी कि केली यूरेटिक ड्रग होती है। ठीक है ना, वो पोटेशियम वेस्टिंग ड्रग होती है। कैसे? क्योंकि हमने उसके मैकेनिज्म्स आपको बताया, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम यहाँ पे फेंकती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड यहाँ पे फेंकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यहाँ पे फेंकती है, यहाँ से पहले जो भी हो। वाटर जब फेंकती है इस जगह में हमने आपको बताया था पोटेशियम के चैनल्स होते हैं। पोटेशियम जब बाहर आता है, वाटर उसको खींच के बाहर लेके आता है, पोटेशियम को इधर पहुंचा देता है। क्लोराइड नेगेटिव चार्ज एक बनाता है जिसकी वजह से पोटेशियम खींच के बाहर आ जाता है अगेन। सोडियम फिर क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, सोडियम यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये वो यहाँ पे सोडियम उधर जाता है, सोडियम पुअर होता है, फिर पोटेशियम बाहर आ जाता है। ठीक है ना, ये तीनों तरीके होते हैं उन ड्रग्स के, जो कि वो सारे ड्रग्स के जो ड्रग्स लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से इस तरफ काम कर रही हैं। ठीक है ना, यही हमारा एमसीक्यू भी था, पता है आपको, पोटेशियम इज वेस्टेड वेयर इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है ना, याद रखें यहाँ से आगे काम करने वाली ड्रग्स पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स कहलाएंगी, यहाँ से इस तरफ वाली ड्रग्स पोटेशियम वेस्टिंग ड्रग्स कहलाएंगी। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे इन सेल्स की, ये हैं हमारे प्रिंसिपल सेल्स। ठीक है ना, प्रिंसिपल सेल्स की बात करेंगे और इनका क्या रोल होता है। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है ना, इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये हम बात करेंगे, और फिर नॉर्मल हम बात करेंगे नॉर्मली क्या होता है, उसके बाद हम ड्रग्स की भी बात करेंगे। ठीक है ना, यानी कि हम देखेंगे कि सोडियम के साथ क्या करता है प्रिंसिपल सेल, पोटेशियम के साथ क्या करता है, और फिर एल्डोस्टेरोन प्रिंसिपल सेल के साथ क्या करता है। ठीक है ना, सबसे पहली बात आप याद रखें कि प्रिंसिपल सेल्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे भी होते हैं, और याद रखें प्रिंसिपल सेल्स डिस्टल पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे भी होते हैं। डिस्टल पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे भी प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में भी प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो प्रिंसिपल सेल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स। द मेन इंपॉर्टेंट जो एक्शन जो करते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पोटेशियम के चैनल्स, इनमें इस तरह के चैनल्स होते हैं, ये पोटेशियम को सिक्रीट करते हैं। ये देखें, ये जो प्रिंसिपल सेल है ये लेट डिस्टल पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे मौजूद है। इसी तरह ये जो प्रिंसिपल सेल है ये देखें डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में मौजूद है। ठीक है ना, ये भी प्रिंसिपल सेल है, ये भी प्रिंसिपल सेल है। मेन जो इनका रोल होता है ना, ये क्या करते हैं, पोटेशियम वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि दे आर मेन पोटेशियम सिक्रेटरी सेल्स। ठीक है, तो याद रखें एज ए निमोनिक, पी फॉर प्रिंसिपल सेल और पी फॉर पोटेशियम सिक्रेटरी सेल्स। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये सेल जो है ऑल द टाइम ये क्या कर रहे होते हैं, ये मैचिंग कर रहे होते हैं, ये मैचिंग कर रहे होते हैं। क्या, जो हम डाइट में पोटेशियम ले रहे होते हैं ना, उसके साथ जो फ्लूइड का जो मिलाप करके उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये इस तरह के सेल्स होते हैं, ये हमारे प्रिंसिपल सेल्स। ठीक है ना, तो हम जो डाइट में पोटेशियम ले रहे हैं हम उसको मेजर करके थोड़ी ले रहे होते हैं। ठीक है ना, जब हम ज़्यादा पोटेशियम लेते हैं ना, जब हम ज़्यादा पोटेशियम लेते हैं तो ये प्रिंसिपल सेल्स की जिम्मेदारी होती है, जीआईटी से वो पोटेशियम जब हमारी पहुंचती है नेफ्रॉन तक, नेफ्रॉन में जो प्रिंसिपल सेल्स पे उसको किक आउट कर देते हैं। ठीक है, बॉडी से। इसी तरह जब हम कम पोटेशियम लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन भी होती है। ठीक है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन को छोड़े, याद रखें कि प्रिंसिपल सेल्स आर मेन पोटेशियम सिक्रेटरी सेल्स। ठीक है ना, पोटेशियम के अलावा याद रखें कि ये जो सोडियम रिटेंशन के लिए भी ये कंसर्न होते हैं, वाटर रिटेंशन के लिए भी ये कंसर्न होते हैं। ठीक है, ये भी करते हैं, सोडियम रिटेंशन भी ये करते हैं, वाटर रिटेंशन भी करते हैं। हमने जैसे बताया ना, इधर सोडियम को पकड़ के ये जो बताया था हमने, सोडियम पोटेशियम एडीपीएस। ठीक है ना, तो ये भी करते हैं, क्या, सोडियम रिटेंशन भी करते हैं, वाटर रिटेंशन, और फिर पोटेशियम की सिक्रीशन भी ये करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये मेजरमेंट हमारी बॉडी में पोटेशियम जो होती है ना, एक नैरो रेंज में आपको ठीक है ना रखनी पड़ती है, मिलीमोल्स 3.5 to 5.5 मिलीमोल, इस रेंज में रखने के लिए ये हमारे प्रिंसिपल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पोटेशियम मेजरर्स हैं, हम तो मेजर नहीं करते ना, चुपके से खा लेते हैं, ये बेचारे मेजर करते रहते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं कैसे करते हैं ये हमने एक प्रिंसिपल सेल बनाया, ये हमारा दूसरा एक प्रिंसिपल सेल है, यहाँ पे हमने दूसरा प्रिंसिपल सेल बनाया। ये प्रिंसिपल सेल लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के में मौजूद है, ये प्रिंसिपल सेल कलेक्टिंग डक्ट में मौजूद है। ठीक है ना, तो इन सेल्स में भी आपको पता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ठीक है ना, 2 सोडियम ये 3 सोडियम ये बाहर लेके जाते हैं, और 2 पोटेशियम जो है ना वो अंदर लेके आते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होता है, जब ये 2 सोडियम बाहर
3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर करते हैं। सेल क्या होता है, रिच इन पोटेशियम होता है, ठीक है, हर तरफ के और पुअर इन सोडियम होता है, ठीक है। ठीक है ना। अगर इन्हीं सेल्स की बात की जाए तो लुमिनल सरफेस पे ये ना इनके खास सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये देखें सोडियम चैनल्स होते हैं, इसमें भी ये देखें ये आपको सोडियम चैनल्स नज़र आएंगे, ठीक है ना, और इसमें भी आपको सोडियम चैनल्स नज़र आएंगे। लेकिन साथ साथ इनमें क्या होता है, साथ साथ इनमें पोटेशियम चैनल्स भी होते हैं। ये देखें ये मैं पोटेशियम चैनल्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये पोटेशियम चैनल्स ये वाले, और साथ साथ ये देखें 2 किस्म के चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स और सोडियम चैनल्स, ये ठीक है ना। ठीक है ना। तो क्या बना कि प्रिंसिपल सेल्स ठीक है ना, लुमिनल साइट सोडियम चैनल्स और पोटेशियम चैनल्स, क्या हुआ है, ये सोडियम चैनल्स और ये हो गए हमारे पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे क्या होता है, ये सोडियम अंदर ली जाती है, सोडियम, ठीक है ना, इस जगह से भी और यहाँ से भी, इस जगह से भी सोडियम अंदर ली जाती है। अब याद रखें सिर्फ और सिर्फ जब सोडियम अंदर जाती है ना, तो ये जो होता है इस जगह में फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी कि मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे केटाइन तो अंदर जाता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पे हम अंदर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं ले रहे। बाकी अगर न्यूट्रॉन्स के पार्ट्स में देखेंगे ना आप, यहाँ पे हमने देखा कि सोडियम और क्लोराइड का सिम्पोर्टर था, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या था, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड का, 2 पोटेशियम 2 क्लोराइड का सिम्पोर्टर था। इसी के बाद इस तरह पीछे आ जाए, पीछे यहाँ पे सोडियम और H- का एंटीपोर्टर था, ठीक है, ये इस तरफ, ठीक है ना। इसी तरह इन जगहों पे देखा जाए ना तो न्यूट्रल टाइप ऑफ एक्टिविटी हो रही थी। अगर पॉजिटिव कहीं जा रहा था तो नेगेटिव भी इसी तरह मूव कर रहा था, ठीक है ना। मतलब जो भी मूवमेंट हो रही थी ना, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रो न्यूट्रल एक एटमॉस्फेयर बन रहा था, ठीक है ना। यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखें सोडियम अंदर जा रहा है, ठीक है ना, ये देखें सोडियम अंदर जा रहा है और क्या हो रहा है, कोई भी केटाइन अंदर नहीं जा रहा, ठीक है ना, सॉरी कोई भी एनाइन अंदर नहीं जा रहा, ठीक है, खाली केटाइंस अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम यहाँ से इधर आता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ATPase है, ये एनवायरनमेंट सोडियम पुअर है, यहाँ से यहाँ सोडियम आता है, यहाँ से यहाँ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की बेस पे आ रहा है। सोडियम पुअर है तो इधर ज़्यादा सोडियम, इधर कम सोडियम, यहाँ से अंदर रश कर जाता है तो यहाँ से फिर आगे निकल जाता है सोडियम पोटेशियम ATPase की के थ्रू, ठीक है। अब जैसे ही सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इधर आ रहा है तो इस जगह में ज़्यादा से ज़्यादा माइनस चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, इस जगह में ज़्यादा से ज़्यादा माइनस चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक खास रोल होता है, वो ये कि जब ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे होता है ना, यहाँ पोटेशियम ज़्यादा था ना, बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase, ये पोटेशियम क्या करता है, ये रश करके इधर आ जाता है, ठीक है ना, इस जगह में आ जाता है, सही है, और ये लूज होता है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, एक फंक्शन तो ये हो गया इस नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज का कि पोटेशियम को ऐसे लेके लुमेन में लेके आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, केलियूरिसिस होता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरा फंक्शन याद रखें, ये जो प्रिंसिपल सेल्स है ना, इनके बीच में फिर इंटरकैलेटेड सेल्स भी होते हैं। सपोज मैं एक इंटरकैलेटेड सेल ये बनाऊं, ये देखें ये एक इंटरकैलेटेड सेल बनाऊं, ये कौन सा सेल बनाऊं, इंटरकैलेटेड सेल बनाऊं। तो इस इंटरकैलेटेड सेल में ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जो यहाँ से प्रोटॉन्स को भी ये नेगेटिव चार्ज अंदर खींच लेता है, ठीक है, H+ आयंस को भी जो ये नेगेटिव चार्ज खींच लेता है, जिसकी वजह से बाहर Cl नेगेटिव है ना, बाहर HCl, ठीक है ना, Cl नेगेटिव है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी ऑफ द यूरिन बढ़ जाती है, ठीक है ना, यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है ना। HCl तो नहीं बनता यहाँ, लेकिन बस जो है ना क्या कहते हैं उसको, यूरिन एसिडिक हो जाता है, ठीक है। कहाँ से, इंटरकैलेटेड सेल से जब H+ आयन आता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, ये मैकेनिज्म भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, याद रखें जो ट्राइमटेरिन और एमिलोराइड वगैरह जो ड्रग्स हैं, ट्राइमटेरिन हो गया, इसी तरह अमीलोराइड हो गया, ठीक है ना, अमीलोराइड एंड ट्राइमटेरिन, ठीक है ना। तो ये ट्राइमटेरिन एमिलोराइड हो गया, इसी तरह क्या हो गया, जो इप्लिरिनोन हो गया, इप्लिरिनोन और अमायोडेरोन, ये सारे हमारे क्या है, स्पाइरोनोलेक्टोन है यार, अमायोडेरोन नहीं है, स्पाइरोनोलेक्टोन है, ठीक है ना। ये जो ड्रग्स हैं ये सारे के सारे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं।
ये एक्ट कहाँ करते हैं? इन चैनल्स पे। ये जो मैंने बताया ना सोडियम अंदर जाता है, ये देखें इन चैनल्स को ये ब्लॉक करते हैं। जब ब्लॉक करते हैं ना, सोडियम अंदर नहीं जाता। जब सोडियम ज़्यादा अंदर नहीं जाता तो बाहर भी चार्ज ज़्यादा पड़ता नहीं है और पोटेशियम भी बाहर लूज़ नहीं होता। खैर अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि ये जो सेल्स होते हैं ना, ये अंडर द स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन होते हैं, ठीक है ना। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, देखें याद रखें, जब भी बॉडी में रिनिन की जो कंसनट्रेशन ज़्यादा हो तो ये रिनिन जो रास रिनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग सिस्टम के एल्डोस्टेरोन सिस्टम के ज़रिए ये जाता है जो ज़ोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स में, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में जाके ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स से क्या सिक्रेट कराता है? एल्डोस्टेरोन फिर आता है यहाँ पे सेल के थ्रू, यहाँ पे कहा आता है प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द नेफ्रॉन में, ठीक है। याद रखें जो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, या तो रिनिन ज़्यादा हो या फिर पोटेशियम जो है ना ज़्यादा हो, ठीक है ना। पोटेशियम ज़्यादा होना भी एक जो है ना पोटेंट स्टिमुलस है एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन के लिए, ठीक है ना। तो एल्डोस्टेरोन कैसे रिलीज होता है? फ्रॉम ज़ोना ग्लोमेरुलोसा से, और कहाँ से सिक्रेट होता है? प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2 जो कि रिनिन जब जाता है एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, फिर क्या होता है एंजियोटेंसिन 2 फिर आगे इधर आके एल्डोस्टेरोन से। दूसरा जो स्टिमुलस है, पोटेंट जो स्टिमुलस है वो है इंक्रीज इन पोटेशियम, याद रखें पोटेशियम, ठीक है ना। देखिए हाइपरकेलेमिया, यहाँ पे एक एमसीक्यू आपको बताना चाहूँगा। ये देखें एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड इन रिस्पांस टू इंक्रीज इन प्लाज्मा पोटेशियम। ये देखें हाइपरकेलेमिया। इसी तरह इंक्रीज इन प्लाज्मा पोटेशियम इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर एल्डोस्टेरोन, लेकिन वाइल द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर एडीएच इज नोजिया एंड मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर रिनिन इज सिंपैथेटिक ड्राइव, ठीक है ना। ये पोटेंट स्टिमुलाई आप यहाँ पे निमोनिक पढ़े, ठीक है ना। उसके बाद ये एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होता है ये ब्लड के थ्रू, ये देखें ब्लड वेसल आ गई, ब्लड वेसल के थ्रू यहाँ पहुँचता है कहाँ? नेफ्रॉन के जो है ना प्रिंसिपल सेल्स में। प्रिंसिपल सेल्स में आके ये देखें एल्डोस्टेरोन, आपको पता है ना एल्डोस्टेरोन किस तरह एक्ट करता है? एल्डोस्टेरोन एक्ट्स थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। ये देखें ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ का कॉर्टेक्स मेडुला, कॉर्टेक्स से फिर ज़ोना ग्लोमेरुलोसा से एंजियोटेंसिन 2 इसका प्राइमरी रेगुलेटर है। उसके बाद हार्मोन क्लास इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और इसका प्राइमरी हार्मोन इज एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। याद रखें प्राइमरी रेगुलेटर होना अलग बात है। एल्डोस्टेरोन की रिलीज का प्राइमरी रेगुलेटर जो है ना एंजियोटेंसिन 2 है, लेकिन एल्डोस्टेरोन की रिलीज का प्राइमरी स्टिमुलेंट कौन कौन है? मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेंट हमने कहा था ये पोटेशियम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रिनिन भी आता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पे एल्डोस्टेरोन हमारा इधर मौजूद है, ये क्या है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है, ठीक है ना। इसके अलावा कौन कौन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, पेट, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, विटामिन डी, T3, T4, याद रखें T3, T4 और रेटिनॉइड्स, हालांकि ये स्मॉल पेप्टाइड्स हैं बट स्टिल, ठीक है ना, ये इंट्रासेलुलर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम कहा था कि एल्डोस्टेरोन आ गया, आके सेल के अंदर गया, ठीक है। इस जगह में एल्डो रिसेप्टर अपने किसके साथ एल्डोस्टेरोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। जब बाइंड करता है रिसेप्टर इस तरह एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एल्डोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन जो रिसेप्टर है ये दोनों क्या करते हैं? ये फिर सेल के अंदर जाते हैं। ये सेल के अंदर बेसिकली ये साइटोसोल में होता है, ठीक है ना। ये रिसेप्टर एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इसीलिए कहते हैं ना इसी को। ये पूरी की पूरी हमने डिटेल पहले पढ़ी हुई है, आप बुक से उसका ना खुद देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये जब अंदर जाता है ना, अंदर ये डिफरेंट किस्म के जीन्स को ये जो ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होती है, फिर क्या होता है? प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। असल में होता क्या है ये रिसेप्टर, और मैं आपको इधर बताता हूँ। देखें ये अगर न्यूक्लियस है, ये सेल है, ठीक है ना, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन आ गया, एल्डोस्टेरोन मिल गया रिसेप्टर के साथ। ये देखें ये रिसेप्टर और ये एल्डोस्टेरोन ये अंदर आते हैं। अंदर आके क्या करते हैं? बहुत सारे यहाँ पे जीन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये एक्टिवेट करते हैं जीन्स को, ट्रांसक्राइब करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है? mRNA बनता है। mRNA जब बनता है ना, mRNA की फिर क्या होती है? राइबोसोम्स के अंदर ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन होती है तो प्रोटीन बनता है। इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड AIP बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन्स, ठीक है ना। अब ये जो प्रोटीन्स है ना इनके फंक्शंस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना। अब ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? देखें एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या होता है? फ्यू जो इस तरह के जो सोडियम चैनल से, याद रखें एल्डोस्टेरोन ज़्यादा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। आप देखें वो कैसे कराते हैं ये प्रोटीन्स? सबसे पहले कुछ सोए हुए जो चैनल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें सोडियम चैनल है, ये देखें मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये अगर सोडियम चैनल है, ये सोया हुआ है तो इसको खोल लेते हैं,
ये देखें खोल लेंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम अंदर जज़ब कर लेगा। इसी तरह दूसरा फंक्शन, दूसरा क्या कि अगर कुछ चैनल्स इधर ऐसे पड़े हुए हैं तो इनको यहाँ पे लगाने का काम करते हैं, ठीक है ना, ये प्रोटीन्स। इसी तरह फिर कुछ जो नई जो mRNA होता है ना, वो बाकायदा नए प्रोटीन सिंथेसाइज भी करता है, ठीक है, वो सिंथेसाइज होकर फिर आगे इधर आके लगते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होती है। ये काम होता है एल्डोस्टेरोन का, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, एल्डोस्टेरोन की वजह से ज़्यादा सोडियम चैनल्स इधर बढ़ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम चैनल अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है ना। ये देखें बिल्कुल उल्टा काम है पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स का। ये तो इन चैनल्स को बंद कर रहे थे ना, जबकि एल्डोस्टेरोन इनके बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा है। ये चैनल्स को खोल भी लेता है, बढ़ा भी लेता है, नंबर में भी और साइज में भी और एक्टिवेशन में भी ये बढ़ा देता है सोडियम चैनल्स को, ठीक है, और जिसकी वजह से सोडियम अंदर रश करती जाती है, ठीक है ना। तो ये तो एक तरीका हो गया एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन्स का, AIPs जिनको हमने बोला था AIPs, ठीक है। दूसरा क्यों मैकेनिज्म है वो ये है कि ये जो एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन्स है ना, ये यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम ATPase है ना, यहाँ पे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में ये जो सोडियम इनको और भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, इनके फंक्शन को, जिसकी वजह से क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है, सोडियम अंदर जा रही होती है थ्रू सोडियम पोटेशियम ATPase के जरिए, ठीक है। इधर इनको एक्टिवेट कर रहे होते हैं ये एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन्स, ठीक है ना। एक तो ये इनको ज़्यादा एक्टिवेट किया जाता है एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन्स के थ्रू। दूसरा जो इधर आम ऐसे घूम रहे होते हैं ना सोडियम पोटेशियम ATPases, उनको ज़्यादा फ्यूज़ किया जाता है किसके साथ, दीवार के साथ, वॉल के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के साथ, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और पोटेशियम को, ठीक है ना, सोडियम को इधर टिश्यू में डाल रहे होते हैं और जो पोटेशियम को सेल के अंदर लेके जा रहे होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो नए जो mRNA बनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम पोटेशियम ATPases बनाते भी हैं, ठीक है ना। तो एल्डोस्टेरोन की वजह से ये तीन फंक्शंस इधर होते हैं इन चैनल्स के साथ, ठीक है ना, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इधर आके लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। इसी तरह जो सोडियम पोटेशियम ATPase के साथ भी तीन फंक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आके दीवार के साथ लगते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा बनते भी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है सोडियम को एब्जॉर्ब करने में और पोटेशियम को लूज करने में, ठीक है ना। अब ये जो काम चल रहा होता है ना एल्डोस्टेरोन की वजह से, तो क्या होता है, सेल जो होता है ना, ये सेल होता है एक्सट्रीमली रिच इन पोटेशियम, अंदर पोटेशियम ही पोटेशियम होता है, क्योंकि सोडियम सारा तो बाहर जा रहा है ना। और जो पुअर इन जो है सेल होता है पुअर इन सोडियम, ठीक है ना। अब जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम जब अंदर जाएगी तो ये एरिया ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये एरिया क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दो काम होते हैं। एक काम ये इंटरकैलेटेड सेल से हमने आपको बताया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन्स को खींच लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्डोस्टेरोन प्रोटॉन को भी लॉस कर लेता है, ठीक है, यानी कि एल्डोस्टेरोन रिजल्ट्स इन प्रोटॉन लॉस। दूसरा काम ये होता है कि ये नेगेटिविटी पोटेशियम को खींच लेती है, ठीक है ना, तो पोटेशियम भी इधर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्डोस्टेरोन रिजल्ट्स इन पोटेशियम लॉस। तो यही था ना कि देखें हमारा जो इंक्रीज जब पोटेशियम होती है, ये इसीलिए पोटेंट स्टिमुलस होता है एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन के लिए, क्योंकि यही जो काम कर रहा होता है ना, जो भी काम करता है उसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम लूज होती है, H+ आयन लूज होता है और सोडियम एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है ना। अब पोटेशियम लॉस को क्या कहते हैं, कैलियूरिसिस कहते हैं, ठीक है ना, कैलियूरिसिस, ठीक है ना। इसके अलावा देखें अगर सोडियम जाती है, अगर एल्डोस्टेरोन सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कराता है सोडियम का, तो पानी भी तो पीछे पीछे जाता है ना, ठीक है ना, पानी भी पीछे पीछे जाता है। इसका मतलब हमने क्या देखा कि एल्डोस्टेरोन बेचारा क्या करता है, वो सोडियम को रिटेन करता है और साथ में वाटर होता है और पोटेशियम को ये खारिज करता है, ये देखें कैलियूरिसिस, और H+ आयन को ये नीचे खारिज करता है, जिसकी वजह से इंक्रीज एसिडिटी होती है किसकी, यूरिन की, ठीक है ना। अब देखें कि ड्रग्स इस पे कौन सी एक्ट करती हैं, ये देखते हैं। देखें ड्रग्स में हम इनको क्या कहते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग एंड डाययूरेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इनमें हम दो ग्रुप्स करेंगे इनके, एक ग्रुप हम इधर लेके आएंगे और दूसरे ग्रुप को हम इधर ले आएंगे। पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स में हम ट्राइमटेरिन को इधर लेके आएंगे, ट्राइमटेरिन को, और दूसरे को अमीलोराइड को हम इधर ले आएंगे, अमीलोराइड, ठीक है ना। इसी तरह इस तरफ हमारे पास क्या होगा, एल्डोस्टेरोन हो, स्पारोनोलेक्टोन होगा, ये देखें स्पारोनोलेक्टोन होगा, इधर स्पारोनोलेक्टोन होगा, और इधर दूसरा हमारे पास ठीक है ना, इपिलिरिनोन, ठीक है ना, ये दोनों होंगे। तो ये दो ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स हो गए। पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स में हमने इनको दो में तकसीम कर दिया, क्योंकि इन दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे तो है ये पोटेशियम स्पेयरिंग है, इनका मेन जो अल्टीमेट रिजल्ट सेम ही आता है, लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट है। ये जो दोनों है ना, ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, स्पारोनोलेक्टोन एंड इपिलिरिनोन, जबकि ये जो ट्राइमटेरिन और एमिलोराइड है ना, ये ब्लॉक करते हैं हमारे
किसको, हमारे सोडियम चैनल्स को। यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स है ना, इनको ये ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, देखें कि यहाँ से ट्राइमेथेरिन ये ब्लॉक करेगा, सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा। जब सोडियम ज़्यादा नहीं जाएगा ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो सोडियम पोटेशियम एडीपीएजेस है ना, यहाँ पे ये भी स्लो होंगे, ठीक है ना। ज़्यादा कैल्शियम भी अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है, सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। जब ये स्लो होंगे, जब कैल्शियम अंदर सेल्फ कैल्शियम रिच नहीं हो, पोटेशियम रिच नहीं होगा, ये पोटेशियम है, पोटेशियम रिच नहीं होगा, तो फिर कैल्शियम का लॉस भी कम होगा, ठीक है ना। इसी तरह ये पोटेशियम का लॉस कम होगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इनको एंटी कैलियूरेटिक ड्रग्स बोलते हैं इनको, या फिर पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स। हमने कहा था ना, जो भी ड्रग इस पॉइंट से लेके इस तरफ काम कर रही है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड, लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स इस तरफ, वो क्या करती है, वो करती है पोटेशियम को वेस्ट, ठीक है ना। जबकि यहाँ से इस तरफ काम करने वाली जो ड्रग्स हैं, ये क्या करती हैं, ये पोटेशियम को स्पेयर करती हैं, ठीक है ना। ये एंटी कैलियूरेटिक होती हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि जब सोडियम अंदर नहीं जा पाता ना, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बन रहा होता है नॉर्मली, वो भी नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर रह चुका होता है, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज इधर रहता है ना, याद रखें, जो हमने कहा था कि नेगेटिव चार्ज पोटेशियम को पुल करता है इन चैनल्स के थ्रू, वो भी नहीं हो पाता, ठीक है ना, जिसकी वजह से कैलियूरेसिस ज़्यादा नहीं हो पाती, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। इसके अलावा याद रखें कि ये जो ड्रग्स हैं, ये सोडियम को, इस जगह में कितना सोडियम आता था नॉर्मली, 2 to 3%, ठीक है ना, 2 to 3%। यानी कि ये ड्रग्स अगर सोडियम को रोके भी, इस जगह में ज़ाया भी करें, तो नेट्रीयूरेसिस कितनी होगी, 2 to 3%, जो कि माइल्ड नेट्रीयूरेसिस, ठीक है। इसी तरह माइल्ड जो है डायूरेसिस होगी, ठीक है ना। जितना कम सोडियम जाएगा उतना कम पानी भी उसको फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो इस एरिया में सोडियम हैंडलिंग ही 2 से 3% होती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको वीक जो है ना डायूरेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि जब यहाँ पे चार्ज ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, तो हमने कहा था ना कि इंटरकैलेटेड सेल्स से प्रोटॉन लॉस भी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए यूरिन भी क्या होता है, लेस एसिडिफाइड होता है, ठीक है ना, लेस एसिडिफाइड होता है यूरिन, ठीक है, इसकी वजह से, इन ड्रग्स की वजह से, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें जो इपिलिरिनोन है, इपिलिरिनोन और स्पाइरोनोलेक्टोन्स, ये क्या है, असल में एनालॉग्स ऑफ एल्डोस्टेरोन है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये जो ड्रग्स हैं, ये भी पोटेशियम स्पेयरिंग ही है, ठीक है ना, लेकिन ये इनका काम करने का तरीका दूसरा है, ठीक है ना। ये ड्रग्स आते हैं, आके क्या करते हैं, यहाँ पे अंदर आके, जहाँ पे हमने कहा था ना कि ये एल्डोस्टेरोन जैसे आता है, आके बाइंड होता है यहाँ पे, ये देखें, ये हमारा एल्डोस्टेरोन नॉर्मली आता है इस जगह में, बाइंड होकर रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करता है इस जगह में, ये देखें, ये रिसेप्टर, ये एल्डोस्टेरोन है और ये इसका रिसेप्टर है, ठीक है ना। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये दोनों ENS फॉर एग्जांपल स्पाइरोनोलेक्टोन को लेके आते हैं हम यहाँ से, तो स्पाइरोनोलेक्टोन इस जगह में एल्डोस्टेरोन की जगह में आके इधर आती है, आके इन रिसेप्टर्स के साथ ऐसे बाइंड हो जाती है स्पाइरोनोलेक्टोन। अब स्पाइरोनोलेक्टोन बाइंड तो होती है, लेकिन इसका जो DNA बाइंडिंग डोमेन है ना, इसको एक्टिवेट नहीं कर पाती, ठीक है ना, ठीक है ना। सब जो रिसेप्टर्स हैं, इंट्रासेलुलर साइटोसोलिक रिसेप्टर्स पे स्पाइरोनोलेक्टोन लगी होती है, एल्डोस्टेरोन के लिए जगह ही नहीं पड़ती, ठीक है। वो फिर स्पाइरोनोलेक्टोन यहाँ लगती तो है, उसके बाद यहाँ से आगे का काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो सारे काम नहीं होते जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन वगैरह mRNA की वजह से जो एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन्स बन नहीं पाते, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा सोडियम पोटेशियम चैनल्स बन नहीं पाते, जो ऑलरेडी लगे हुए जो सोडियम पोटेशियम चैनल्स है वो एक्टिव नहीं हो पाते। इसी तरह इस तरफ भी देखें, नए चैनल्स बन नहीं पाते, ठीक है ना। उसका जो साइटोसोल में चैनल्स है वो लग नहीं पाते, और जो ऑलरेडी लगे हुए हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते ज़्यादा, तो ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम स्पेयरिंग हो रही होती है, और क्या होता है कि ठीक है ना, वही चीज़ें, ठीक है ना, लेस एसिडिफिकेशन, इसी तरह लेस कैलियूरेसिस, ठीक है ना, और पोटेशियम स्पेयरिंग हो रही होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो गेम सारी वही है। देखें, जब ये ब्लॉक होता है तो ये चैनल ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होते, ये भी नहीं होते वेजोलेटरल वाले, और जो कि सोडियम पोटेशियम एडीपीएसेस हैं, और ये भी नहीं होते, तो क्या होता है, सोडियम इधर ज़्यादा स्टे करती है। जब ज़्यादा सोडियम इधर होती है तो ये नाइट्रोयूरेसिस भी हो गई, ठीक है, नाइट्रोयूरेसिस हो गई, ठीक है ना। साथ साथ इधर वो चार्ज नहीं बन पाता, नेगेटिव चार्ज बन नहीं पाता